गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर की बुक का 10 चैप्टर। अगर आपने फर्स्ट टू 9 चैप्टर नहीं देखा शॉर्ट नोट में तो डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सेकेंड ईयर का हम होल सिलेबस शॉर्ट नोट में जो पढ़ रहे हैं वो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट नोट में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में अपने जो भी क्वेश्चंस आए इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बनाकर लिख सके। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं प्राकृतिक पर्यटन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान, जीव संरक्षण क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य, समुद्र तट, पर्वतीय स्थान, रेगिस्तान। सो बच्चों, आज की क्लास जो है हमारी वो किस पर होने वाली है? नेचर टूरिज्म या हम कह सकते हैं इको टूरिज्म के बारे में, कि किस तरीके से हमारी जो प्राकृतिक पर्यटन चीज़ें हैं वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है प्राकृतिक पर्यटन, जिसे इको टूरिज्म के रूप में जाना जाता है। यात्रा का एक रूप भी है जो एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से प्राकृतिक दुनिया का अनुभव कराने और उसकी रक्षा करने पर केंद्रित है। गाइस, अगर हम बात करें तो प्राकृतिक पर्यटन को हम इको टूरिज्म भी कहते हैं। ये यात्रा का एक रूप है जो एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से जितने भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसमें जो पर्यटक घूमने आते हैं उनको अनुभव अच्छा कराने की, रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी उठाता है, जिससे कि वह पूरा का पूरा जो पर्यटन है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो किसी भी और देश का हो, परंतु आज हम भारत के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत का जो प्राकृतिक पर्यटन है, इको टूरिज्म क्या करती है, जितना भी पर्यटक आते हैं उसको घुमाने का, जो अच्छे से सारी सुविधाओं के साथ घुमाना, उनका एक्सपीरियंस उनके अकॉर्डिंग बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इको टूरिज्म केंद्र की होती है। नेक्स्ट है हमारा इको टूरिज्म का कार्य प्राकृतिक क्षेत्रों की खोज करना, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के बारे में सीखना और उन गतिविधियों में भाग लेना है और जो पर्यावरण पर प्रभाव को कम करते हैं और स्थानीय समुदाय को लाभ कराते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो इको टूरिज्म का कार्य है वो क्या होता है कि जितने भी प्राकृतिक चीज़ें होती है उसको खोजने का है, और स्थानीय वनस्पतियाँ, मतलब कि हम भारत में रहते हैं तो भारत के देश की जो स्थानीय वनस्पतियाँ होती है जहाँ पर लोग स्थानीय रूप से रहते हैं, ठीक है, तो उनकी जो वनस्पतियाँ और वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनके रक्षा करना, उनका देखभाल करना, उनके बारे में सीखना, ऐसी गतिविधियों में भाग लेने का कार्य होता है। और पर्यावरण को कम से कम दूषित करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए और किसी भी समुदाय या समाज को या हमारे किसी भी जीव जंतु को कोई नुकसान ना हो उस तरीके से उनकी रक्षा करते हुए उनका ध्यान रखना और स्थानीय समुदायों को लाभ प्रदान करना है। किसका काम है? इको टूरिज्म का काम होता है। नेक्स्ट है भारत अपने विविध परिदृश्यों, समुद्र, जैव विविधता और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के साथ प्राकृतिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। गंतव्य क्या होता है? एक स्थान, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में। तो भारत अपनी बहु विविधता के परिदृश्यों से, मतलब कि बहुत सारी संस्कृति, भाषा, अपने समुदाय, जैव विविधता के कारण आज चर्चा में पर्यटन के रूप में उभर कर आता है कि हमारी जो संस्कृति है वो भी बहुत डिफरेंट है, हमारी भाषा भी डिफरेंट है, हमारे जीव जंतु, हमारी प्राकृतिक चारों दिशाओं की, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो सारी ही एक तरीके से पर्यटन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्रकृति को इस तरीके से उभारती है कि वह आज एक पर्यटन स्थल केंद्र बन गया है। नेक्स्ट है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर पश्चिम घाट के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तक यह देश प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ढेर सारे अनुभव प्रदान करता है। अगर हम बात करें तो हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ हो, चाहे वो पश्चिमी घाट का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही क्यों ना हो, वह आज प्रेम प्रकृति से करने वाले लोगों के लिए ढेर सारे अनुभव प्रदान करता है और उन्हें नए नए स्थलों के बारे में खोज और ज्ञान प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है भारत के कुछ शेष प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जैसे कि इसके अंदर हम कुछ ऐसे प्राकृतिक पर्यटन स्थल पढ़ने वाले जो शेष माने जाते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। हिमालय, ये पर्वत श्रृंखलाएं पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है और आश्चर्यजनक दृश्य, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण
जैसी साहसिक गतिविधियां देखने को मिलती है। गाइस, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है वो उत्तर भारत तक फैली हुई है, जहां पर आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग या हम कह सकते हैं पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और ऐसे साहसिक भरे ट्रैकिंग और पर्वतारोहण करते हैं कि हम कह सकते हैं कि वो आश्चर्यजनक दृश्य होते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह पर्वत श्रृंखला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ये हरे भरे वर्ष वनों, गिरते झरने और हाथियों, बाघों और लंगूरों सहित विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। गाइस, अगर हम बात करें कि पश्चिम घाट, तो पश्चिम घाट जो है वो भारत के ऐसे पर्वतीय श्रृंखला के तट पर है जहां पर आज उसे यूनेस्को के रूप में भी विश्व धरोहर के रूप में लागू कर दिया गया है, जहां पर बहुत सारे बहुविविधता वाले जीव देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको हरे भरे वन देखने को मिलेंगे, वर्षा वन, गिरते हुए झरने, हाथिया, बाघों, लंगूर आदि सहित आपको बहुत सारे अन्य जानवरों की भी प्रजातियां देखने को मिलेगी, जहां पर ये उनका घर ही नहीं बल्कि आज इसको देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, जिसके वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर, मतलब कि विश्व का मतलब कि पूरी सृष्टि से कोई भी आकर देख सकता है, परंतु पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है केरल। ये दक्षिणी राज्य अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए भगवान का अपना देश के रूप में जाना जाता है। ये अपने बैकवाटर, समुद्र तटों, हिल स्टेशनों और आयुर्वेदिक स्पा के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम केरल की बात करें तो दक्षिण राज्य का सबसे मनमोहक और सुंदरता वाला केरल माना जाता है, जहाँ पर केरल अपने भगवान को ही मानते हैं। साथ ही बैकवाटर, समुद्र तट, हिल स्टेशन, आयुर्वेदिक स्पा के लिए ये केरल प्रसिद्ध राज्य के रूप में उभर कर आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। भारत में प्राकृतिक पर्यटन संसाधनों के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए दो प्रकार के संरक्षित क्षेत्र है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो है वो प्राकृतिक पर्यटन के संसाधन को, मतलब कि प्रकृति की देखभाल करने के लिए दो प्रकार के संरक्षित क्षेत्र है। जैसे पहला है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है जो वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय उद्यान का क्या कार्य होता है कि प्रकृति के जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके आवासों की रक्षा और सुरक्षा का कार्य करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है सिवाय पर्यटन और अनुसंधान के। भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे गाइज, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा केंद्र है जो हमारे विविधता वाले जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर आप ऐसे प्राकृतिक दृश्य में जा रहे हैं और आप ऐसे टहलते वहलते कुछ भी खाते पीते फेंकते हुए पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसी गतिविधियों पर आपको रोक लगा दी जाएगी। साथ ही पर्यटन और अनुसंधान के लोग ही, अगर आप पर्यटन के पर्पज से आप घूमने जा रहे हैं तभी आपको जाने की अनुमति है, या उनकी देख रेख के लिए जा रहे तो अनुमति है, अदरवाइज आपको वहां जाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान से परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इस तरीके से हैं, जैसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। ये कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पर भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव अभयारण्य। एक संरक्षित क्षेत्र है जो वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में कम प्रतिबंधित है। वन्य जीव अभयारण्यों में पर्यटन की अनुमति होती है, लेकिन मानवीय गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध होती है। भारत में 543 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कुछ प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य हैं जैसे गाइस, अगर हम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये भी वन्यजीवों की संरक्षा या सुरक्षा के लिए ही कार्य करता है, परंतु राष्ट्रीय उद्यान के जितने रूल रेगुलेशन होते हैं उनकी तुलना में इसके कम रूल रेगुलेशन होते हैं। ये वन्यजीव अभयारण्य और पर्यटन को अनुमति दे देते कि वे घूमने जा सकते हैं, पर कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन लगाकर
अनुमति दे देते हैं। साथ ही 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कुछ प्रसिद्ध अभ्यारण्य इस तरीके से है भारत में: पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, घड़ियाल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। इसे भी देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। वे वन्यजीवों को शिकार, अवैध शिकार व आवास के नुकसान से बचाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बच्चों, वो क्या करते हैं, हमारे जितने भी प्रकृति के अंदर जैव विविधता वाले जीव जंतु होते हैं उनकी संरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब कि उनकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। अगर कोई उन पर शिकार करता है अवैध रूप से, उसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। आवास उनकी, वो जहाँ रह रहे हैं और किसी प्रकार से कोई नुकसान तो नहीं है, किसी तरीके से उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का जो कार्य करते हैं वो हमारी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य करती है। नेक्स्ट है राजस्थान। ये रेगिस्तान राज्य भारत के अन्य हिस्सों की हरी भरी हरियाली से एक अनोखी विरोधाभास पेश करता है। पर्यटक ऊंट सवारी का आनंद ले सकते हैं, प्राचीन किलों और महलों को देख सकते हैं और रेगिस्तान लोमड़ी और नील गायों जैसे वन्य जीवों को देख सकते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी एक हरी भरी अनोखी हरियाली वाला विरोधाभास पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर आता है, जहां पर भारी मात्रा में पर्यटक ऊंट की सवारी का आनंद लेते हैं, प्राचीन किलों महलों को देखने जाते हैं। रेगिस्तान लोमड़ियों और नील गायों को आप देख सकते हैं। ये वो वन्य जीव एक तरीके से हैं जहाँ पर पर्यटक इनको देखने ही नहीं जाता बल्कि इंटरटेनमेंट के लिए भी जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीप समूह समुद्री तट प्रेमियों और स्कूबा गोताखोरों के लिए स्वर्ग है। द्वीप प्राचीन समुद्र तटों, मूंगा चट्टानों और विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों का घर भी है। अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक समुद्र तट है जहां पर प्रेमी लोग, स्कूबा गोताखोरों के लिए ये एक स्वर्ग पर्यटन स्थल है, जहां पर भारी मात्रा में ऐसे प्रेमी वहां पर गोताखोरी करने के लिए जाते हैं। साथ ही द्वीप के जितने भी प्राचीन तट है या हम कह सकते हैं समुद्र तट है, उसका भी इंजॉयमेंट करते हैं। और साथ ही ये जो अंडमान निकोबार है वो जीवों का एक घर भी माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में अपनी प्राकृतिक पर्यटन यात्रा की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें यहाँ दी गई हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जो चारों दिशाओं से पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर आया है। तो आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी है, जैसे कि जिम्मेदार टूर ऑपरेटर चुनें। उन टूर ऑपरेटर को चुनें जो टिकाऊ प्रथाओं के लिए प्रतिबंधित है और स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें कि आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप ऐसे ऑपरेटरों को चुनाव करें जो टिकाऊ हो और प्रथाओं से, मतलब हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए हो, जिससे कि वे अगर आपको घूमने फिराने लेके जा रहे हैं तो उनके बारे में आपको बताते हुए चले और स्थानीय समुदाय का वो समर्थन करते हुए हो। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण का सम्मान करें। पर्यावरण पर अपने प्रभाव के प्रति सचेत रहे और कूड़ा कचरा फैलाने, प्रदूषण फैलाने या वन्य जीवों को परेशान करने से बचे। अगर आपने कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें, कूड़ा कचरा ना फैलाए, प्रदूषण ना करें और जीव जंतु हैं उनको किसी भी प्रकार से परेशान ना करें। नेक्स्ट है स्थानीय समुदाय का समर्थन करें। होम स्टेट या इको लॉज में रहना, स्थानीय हस्तशिल्प खरीदना और स्थानीय रेस्तरां में खाना चुनना चुनें। अगर आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो अपने देश से जितनी भी चीज़ें बनाई होती हैं या रिलेटेड होती हैं उन सब चीज़ों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे आप खाने पीने की चीज़ों को चुन रहे हो, चाहे आप कुछ भी सामान की चीज़ों की चुन रहे हो, चाहे आप रहने की ही क्यों ना चुन रहे हो, अपने स्थानीय समुदाय का समर्थन आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है उचित पोशाक पहने। धार्मिक स्थलों या मंदिरों में जाते समय शालीन पोशाक पहने और स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। अगर आप धर्म आस्था से जुड़े मंदिरों में जा रहे हैं घूमने फिरने तो आपको शालीन पोशाक, सूट सलवार साड़ी जैसी चीज़ों को पहनना चाहिए और वहाँ के रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए।
नेक्स्ट है कुछ बुनियादी हिंदी वाक्यांश। कुछ बुनियादी हिंदी वाक्यांशों को जानने से आपको स्थानीय लोगों के साथ संवाद करने और अपने अनुभवों को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। संवाद क्या होते हैं? वार्तालाप होती है, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपने थॉट्स बयां करते हैं, वो होते हैं संवाद। ठीक है बच्चों, तो अगर आप भारत में रहते हो और विदेश में घूमने जा रहे हो तो विदेशी भाषा आपको आनी चाहिए, और अगर आप विदेशी से भारत में आ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें भारत के हिंदी भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपने शब्दों को व्यक्त कर पाए और अपनी जो चीज़ आपको ज़रूरत है, नीड्स है किसी भी चीज़ की, आप उसको खरीद पाए उस देश के अंदर। और इस प्रकार हमने इको टूरिज्म के कई पहलुओं को जाना और देखा कि भारत पर्यटन के उद्देश्यों से इको टूरिज्म एक आर्थिक सूत्र का अंग बन गया है, साथ ही अपनी और पर्यटकों को खींचता हुआ आकर्षित करता है। गाइज, हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े पर्यटन से रिलेटेड, जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े, चाहे वो हमने आर्थिक स्थिति के पढ़े, सामाजिक के पढ़े, प्राकृतिक के पढ़े, चाहे हमने धर्म आस्था से ही जुड़े क्यों ना पढ़े हो, जितनी भी चीज़ें जैव चीज़ों से जुड़ी होती है हमारी, वो सारे ही के सारे आज क्या बनते जा रहे हैं? उद्योग के रूप में उभरते जा रहे हैं, जो भारत को एक आर्थिक रूप में उभार रहा है, जिससे कि आज ये एक सोर्स ऑफ इनकम का भी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बन गया है। भारी मात्रा में पर्यटक घूमने फिरने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर विदेशी मुद्रा आती है, या हम कह सकते हैं पैसे आते हैं, जिसकी वजह से आज हम अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाए हैं। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि भारत एक बहुविविधता वाला देश है। भारत चारों दिशाओं से अपने आप को एक गंतव्य के रूप में उभारता है और आज उसका देखभाल भी कर रहा है, जिससे कि पर्यटक उसी आकर्षण से, उसी होप से भारत में घूम सके। और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।